गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने जंग का प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और दृढ़ता गुणांक, ये तीन प्रकार के आपने गुणांक देख लिए थे। अब आज हम बात करेंगे बढ़ते प्रतिबल के कारण तार का व्यवहार। किसका व्यवहार करेंगे? बढ़ते प्रतिबल के कारण तार का व्यवहार। टॉपिक डाल रहा हूं, बढ़ते प्रतिबल के कारण तार का व्यवहार, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रतिबल विकृति वक्र, ऐसे कह सकते हैं। बढ़ते प्रतिबल के कारण तार का व्यवहार कह दो, या फिर प्रतिबल विकृति वक्र कह दो। प्रतिबल विकृति वक्र कह दो। एक ग्राफ बना रहा हूं, उससे देखना। यहां पर मैंने प्रतिबल लिया है और यहां पर मैंने विकृति ली है। इधर देखो, ये मूल बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये प्रत्यास्थ अनुक्रमानुपाती बिंदु है। ये प्रत्यास्थ सीमा का बिंदु है। और ये भंजन बिंदु है। अब आपको केवल समझना है, कि क्या होगा, बढ़ते प्रतिबल के कारण तार का व्यवहार होता कैसे है। आपको केवल समझना है, सब पीडीएफ में मिल जाएगा। आप केवल सुनने पर ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं। भाई हमने सबसे पहले, मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान देना, एक तार लिया और तार पर हमने कोई भार लटका दिया। तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, यानी कि प्रतिबल बढ़ा दिया। एक तार लिया, तार पर हमने प्रतिबल को बढ़ाया, जिससे तार पर प्रतिबल को बढ़ाते हैं, जिससे तार में विकृति उत्पन्न होती है, लंबाई में वृद्धि होगी। एक तार पर भार लटकाकर जब उस पर प्रतिबल को बढ़ाया जाता है, बल को बढ़ाया जाता है, तो तार में विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है ना। प्रारंभ में प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है, OA। प्रारंभ में प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है, OA। और हमें अनुक्रमानुपाती बिंदु A प्राप्त होता है, यानी कि इस बिंदु तक जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाते हैं, विकृति भी उसी अनुपात में बढ़ती है। पहली बात, जब तार पर भार लटकाकर प्रतिबल को बढ़ाया जाता है तो तार में विकृति उत्पन्न होती है, विकृति उत्पन्न होगी। और प्रारंभ में विकृति प्रतिबल के सीधे समानुपाती होती है और हमें ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। प्रारंभ में हुक के नियम अनुसार, हुक का नियम ही तो कहता था, विकृति क्या होगी? प्रतिबल के सीधे समानुपाती होगी। विकृति प्रतिबल के सीधे समानुपाती होगी। प्रारंभ में विकृति प्रतिबल के सीधे समानुपाती होती है, यानी कि जितना प्रतिबल बढ़ता है उतनी विकृति बढ़ती है उसी अनुपात में। तो हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? सरल रेखा। और हमें अनुक्रमानुपाती बिंदु ए प्राप्त हो जाता है प्रारंभ में। मैं एक बार दोबारा कह देता हूँ। प्रारंभ में जब तार पर भार लटकाकर प्रतिबल को बढ़ाया जाता है तो तार में विकृति उत्पन्न होती है और विकृति प्रतिबल के सीधे समानुपाती होती है और ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है और हमें अनुक्रमानुपाती सीमा का बिंदु ए प्राप्त होता है। उसके बाद ए के बाद तार पर हमने प्रतिबल के मान को और ज्यादा बढ़ाया। तार पर प्रतिबल के मान को और ज्यादा बढ़ाते हैं
तो अब विकृति उसी अनुपात में ना बढ़कर विकृति ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो ग्राफ देखो विकृति की तरफ झुक गया, यानी कि प्रतिबल तो कम बढ़ाते हैं, विकृति ज़्यादा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और हमें बी बिंदु प्राप्त होता है, प्रत्यास्थ सीमा का बिंदु, प्रत्यास्थ सीमा का बिंदु बी प्राप्त होता है। प्रत्यास्थ सीमा का बिंदु का मतलब है कि इस सीमा तक यदि हमने बल हटा लिया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के आ सकती है। मैंने आपको पहले बताया था प्रत्यास्थ सीमा का मतलब होता है कि बल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आ सकती है। प्रत्यास्थ सीमा का बिंदु बी प्राप्त होता है, यानी कि प्रतिबल को बढ़ाते हैं तो विकृति ज़्यादा बढ़ती है और प्रत्यास्थ सीमा का बिंदु बी प्राप्त होता है। अब इसके बाद प्रतिबल को और बढ़ा रहे हैं। इसके बाद यदि हम प्रतिबल के मान को और ज़्यादा बढ़ाएं तो विकृति तेजी से बढ़ती है और विकृति तेजी से बढ़ती है और तार बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तार पतला होता जा रहा है, विकृति उत्पन्न हो रही है और हमें भंजन बिंदु सी प्राप्त होता है। और भंजन बिंदु सी के बाद यदि हमने प्रतिबल हटा भी लिया, भंजन मतलब होता है टूटना, यदि भंजन बिंदु सी के बाद हमने प्रतिबल हटा भी लिया, प्रतिबल को हटा भी लो तुम, तो भी अपनी तार प्रारंभिक अवस्था में लौट कर नहीं आता और तार पतला होता चला जाता है अपने आप ही और बी पर जाकर टूट जाता है, क्योंकि ये भंजन बिंदु आ गया, इतना ज़्यादा पतला हो गया, इतना ज़्यादा पतला हो गया कि वो आगे जाकर टूट जाएगा, चाहे तुमने बल हटाई क्यों ना लिया हो। तो ग्राफ आता है प्रतिबल और विकृति के मध्य ऐसा। मैं एक बार दोबारा आपको कह देता हूँ, 4 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति में जब तार पर भार को लटकाकर, तार पर भार लटकाया और भार को लटकाकर प्रतिबल के मान को बढ़ाया जाता है, तो प्रारंभ में प्रतिबल के मान को बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में, ठीक है ना, प्रतिबल बढ़ेगा तो विकृति उत्पन्न होती है और विकृति प्रतिबल के सीधे समानुपाती होती है और हमें अनुक्रमानुपाती सीमा का बिंदु ए प्राप्त होता है। पहले तो विकृति प्रतिबल के अनुपात में बढ़ती है। इसके बाद दूसरी बात, ए से बी तक की, जब प्रतिबल के मान को और बढ़ाया जाता है तो विकृति उसी अनुपात में ना बढ़कर तेजी से बढ़ती है और विकृति तेजी से बढ़ेगी, विकृति तेजी से बढ़ती है तो ग्राफ इधर की तरफ झुकेगा और हमें प्रत्यास्थ सीमा का बिंदु भी प्राप्त होता है, यानी कि इस सीमा तक यदि हमने बल हटा लिया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आ सकती है। इसके बाद फिर बात कर रहे हैं बी से सी तक की। इसके बाद तार पर से यदि प्रतिबल को और बढ़ाया जाए, तार पर प्रतिबल के मान को और बढ़ाया जाए तो विकृति और तेजी से बढ़ती है, ठीक है ना। बी यहाँ पर यदि आपने प्रतिबल को और बढ़ाया तो विकृति और तेजी से बढ़ेगी और विकृति और तेजी से बढ़ेगी तो हमें भंजन बिंदु सी प्राप्त होता है और भंजन बिंदु सी के बाद यदि तार पर से प्रतिबल को हटा भी लिया जाए, तार पर से क्या हटा लो, प्रतिबल हटा भी लिया जाए तो तार पतला होता चला जाता है और तार पतला होता चला जाएगा और अंत में जाकर डी पर जाकर टूट जाएगा। यानी कि भंजन बिंदु पर यदि तार पहुंच गया तो उसका टूटना निश्चित है, यानी कि चाहे तुम उस पर प्रतिबल लगाओ चाहे हटाओ, वो जाकर एंड में इतना ज़्यादा पतला हो गया कि वो टूट जाएगा, ठीक है ना। ये तो ग्राफ आ गया, बढ़ते प्रतिबल के कारण तार का व्यवहार आ गया। इधर सुनना, बी से जो डी का क्षेत्र होता है, ये बी से डी के क्षेत्र को बोलते हैं प्लास्टिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक क्षेत्र। बी से डी के जो क्षेत्र है, बी से डी का क्षेत्र है, वो प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। और प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है तो इधर सुनना, प्लास्टिक क्षेत्र ये कहलाता है तो आप इधर सुनिए, जिन पदार्थों के लिए इस क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, तो यानी कि इसका मतलब है वो ज्यादा बल सहन कर सकते हैं, यानी कि उनका मतलब है वो ज्यादा बल सहन कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी तो उनके लिए क्षेत्र ज्यादा है, यानी कि ये ग्राफ जिनके लिए ज्यादा है वो यानी कि उनमें ज्यादा विकृति आ सकती है, यानी कि वो ज्यादा बल सहन कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों के लिए, जिन पदार्थों के लिए प्लास्टिक क्षेत्र का मान ज्यादा होता है वो ज्यादा प्रतिबल सहन कर सकते हैं। क्या सहन कर सकते हैं? ज्यादा प्रतिबल सहन कर सकते हैं। एक सेकेंड, ज्यादा प्रतिबल सहन कर सकते हैं। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तन्य पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तन्य पदार्थ, जैसे सोना, चांदी। जिन पदार्थों के लिए प्लास्टिक क्षेत्र का मान ज्यादा होता है वो ज्यादा प्रतिबल सहन कर सकते हैं
और उन पदार्थों को बोलते हैं तन्य पदार्थ, जैसे सोना और चांदी है। और जिनके लिए ये प्लास्टिक क्षेत्र कम होता है वो भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भंगुर पदार्थ। और भंगुर पदार्थ कहलाते हैं और भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। जब सुनना, जिन पदार्थों के लिए इसका मान ज़्यादा होता है वो तो तन्य पदार्थ कहलाते हैं, और जिनके लिए इस क्षेत्र का मान कम होता है वो भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि वो कम प्रतिबल सहन कर पाते हैं, यानी कि वो जल्दी टूट जाते हैं, यानी कि उनमें विकृति जल्दी उत्पन्न होती है और जल्दी टूट जाते हैं। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, ये है। ठीक, तन्य पदार्थ तो होते हैं जिनके लिए प्लास्टिक क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, तो वो तो कहलाते हैं सोना चांदी। भंगुर पदार्थ जिनके लिए प्लास्टिक क्षेत्र का मान कम होता है, ठीक है ना, यानी कि जो कम प्रतिबल सहन कर सकते हैं। इधर ध्यान, भंगुर का मतलब होता है टूटना। भंगुर का मतलब क्या होता है? टूटना। इधर सुनिए, भंगुर का अर्थ होता है टूटना, टूट जाना। तो इधर सुनिए कि जिन पदार्थों के लिए प्लास्टिक क्षेत्र का मान कम है वो जल्दी टूट जाते हैं, तो इसलिए इनके आभूषण नहीं बन सकते, लोहे और एल्युमिनियम के। क्यों? क्योंकि आभूषण बनाने के लिए तो उसको पतला करना पड़ता है, पतले पतले तार होते हैं। सोने की अंगूठी को तुमने देखा हो, बारीक बारीक उसमें नग होते हैं, तो पतला करना पड़ता है तार को, और पतला करना पड़ता है यानी कि प्रतिबल लगाना पड़ता है ज़्यादा। तो ये तो ज़्यादा प्रतिबल सहन ही नहीं कर सकते, तो इनके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। आभूषण किसके बनेंगे? तन्य पदार्थों के, यानी कि जो ज़्यादा प्रतिबल सहन कर सके, यानी कि जिनमें ज़्यादा विकृति उत्पन्न हो सके, किसी भी रूप में ढाल सकें, वो तन्य पदार्थ कहलाते हैं। इनके आभूषण इसलिए नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये भंगुर पदार्थ हैं और प्रतिबल बढ़ाने पर ये आसानी से जल्दी टूट जाते हैं, विकृति कम उत्पन्न होती है इनमें ज़्यादा विकृति उत्पन्न हो सकती है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एक बात है अब प्रत्यास्थ विश्रांति। प्रत्यास्थ विश्रांति, इधर सुनिए, प्रत्यास्थ विश्रांति क्या होता है? ठीक है, प्रत्यास्थ विश्रांति का मतलब होता है जब हम किसी भी पदार्थ पर प्रतिबल लगाते हैं तो उसमें विकृति उत्पन्न होती है, ये तो सभी जानते हैं। तो भाई इधर सुनना, यदि तुम प्रतिबल को हटा लो तो तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में तुरंत नहीं आ जाता। किसी पदार्थ पर से प्रतिबल हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में तुरंत लौट कर नहीं आता, यानी कि उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने में कुछ ना कुछ समय लग जाता है, और इसे ही बोलते हैं समय पश्चाता को प्रत्यास्थ विश्रांति। प्रत्यास्थ विश्रांति का मतलब है कि वस्तु पर से प्रतिबल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने में कुछ ना कुछ समय ले लेती है। इस घटना को बोलते हैं प्रत्यास्थ विश्रांति। और एक होता है प्रत्यास्थ शैथिल्य। क्या होता है? प्रत्यास्थ शैथिल्य। इधर सुनना, जब हमने प्रतिबल को बढ़ाते हैं, प्रतिबल लगाते हैं वस्तु पर, तो विकृति उत्पन्न होती है। तो प्रतिबल लगाने पर विकृति पदार्थ में तुरंत उत्पन्न नहीं होती, यानी कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हल्का सा टाइम। प्रतिबल बढ़ाने पर विकृति उत्पन्न होती है, लेकिन विकृति तुरंत उत्पन्न ना होकर थोड़ा सा समय बाद उत्पन्न होती है, थोड़े समय बाद उत्पन्न होती है। यानी कि विकृति प्रतिबल से हमेशा क्या रहती है? पीछे रहती है। विकृति प्रतिबल से हमेशा क्या रहती है? पीछे रहती है। और विकृति का प्रतिबल से क्या रहता है? पीछे रहना क्या बोलता है? प्रत्यास्थ शैथिल्य। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। प्रत्यास्थ विश्रांति का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु पर से हमने प्रतिबल हटा भी लिया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने में कुछ ना कुछ समय ले लेती है। इसे प्रत्यास्थ विश्रांति कहा जाता है। और प्रत्यास्थ शैथिल्य का मतलब है वस्तु पर हमने प्रतिबल लगाया तो विकृति तुरंत उत्पन्न ना होकर थोड़े समय बाद उत्पन्न होती है, यानी कि विकृति प्रतिबल से क्या है? पीछे है। प्रतिबल लगा दिया, विकृति थोड़ी देर बाद उत्पन्न होगी, विकृति प्रतिबल से पीछे होती है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रत्यास्थ शैथिल्य। विकृति का प्रतिबल से पीछे रहना ही प्रत्यास्थ शैथिल्य कहा जाता है। तो आज के लिए हमने इतना सा देखा है। आपको PDF मिल जाएगी, आप पढ़ते रहें, ठीक है ना। 2-3 दिन का ये लेक्चर हो रहा है, ये चैप्टर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।